तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बैक बेंचर 49 में, जिसमें आज हम NTPC प्री का जो सेट नंबर 10 है उसका क्वेश्चन करेंगे, जो 5/1/2021 को शिफ्ट 2 में हुआ था। जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधे में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? तो आपको हो जाएगा जाइलम है। जाइलम जो है पौधों की जड़ से पत्तियों तक तथा अन्य भागों तक जल को पहुंचाता है। और पूछेगा कि जाइलम के कितने भाग होते हैं? तो जाइलम के आपको 3 भाग होते हैं। कौन कौन? तो परासरण, केशिकत्व और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जाइलम जो होता है पानी को ऊपर प्रवाहित करता है। और जाइलम का पूछेगा कि प्रकार कितने हैं? तो जाइलम का प्रकार 4 होता है। एक वाहिनिका, वाहिका, दारू मृदुतक और दारू दृढ़ ऊतक होता है। और पूछेगा कि जो फ्लोएम होता है, उस फ्लोएम ऊतक उसका कार्य क्या होता है? तो यह पत्तियों में जो निर्मित होता है खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, फ्लोएम। नेक्स्ट देखेंगे, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? तो आपको लार। भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? तो लार। लार में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो आपको टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। पूछेगा कि लार लगभग प्रतिदिन कितना स्रावित होता है? तो आपको 1.5 लीटर लगभग स्रावित होता है। और लार का कार्य पूछेगा क्या क्या है? तो लार का कार्य भोजन को चिकनाई देना, स्वाद का पता लगाना, पॉलीसेकेराइड का रासायनिक पाचन करना, मुंह को साफ करना, भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीव को मारना होता है लार का कार्य। और लार का प्रकार कहेगा तो लार का एक पूछता है प्रकार, जो पैरोटिड लार ग्रंथि पूछेगा कि लार का प्रकार कौन का है? तो जिसमें जो पैरोटिड लार होता है वो सबसे बड़ी लार ग्रंथि में आता है। नेक्स्ट देखेंगे, टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का फुल फॉर्म क्या है, मतलब पूर्ण रूप क्या है? तो एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है? तो एसाइमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। और इसी में पूछेगा कि AGP का क्या होगा? तो एक्सेलेरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होता है। और ASCII का पूछेगा तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, यह हमेशा पूछता है। ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। यूनिवेक का पूछेगा तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। और वाइन का पूछेगा VAN का तो वैल्यू एडेड नेटवर्क होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो आपको नॉर्टन जो हो जाएगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कुछ और है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो साइमनटेक है, कैस्पर की है, बीट डिफेंडर है, ये नॉर्टन हो जाएगा। और पूछेगा कि गूगल क्या है? तो गूगल आपको एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट देखेंगे, इंटरनेट तक पहुंच के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इंटरनेट तक पहुंच के लिए आपको यूनिक एड्रेस मतलब IP एड्रेस की आवश्यकता होती है। और एक IP एड्रेस जो होता है कितना उसका साइज होता है? तब 32 बिट का होता है एक IP एड्रेस। और IP का फुल फॉर्म पूछेगा तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और अब IP होता क्या है? तो आप कभी क्रोम पर कुछ सर्च करेंगे तो उसमें जो HTTP लिखे उसके बाद में जो लिखा रहता है वही IP एड्रेस आपका होता है। और TCP का फुल फॉर्म पूछेगा तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और SMTP का पूछेगा तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और HTTP का पूछेगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। और FTP का पूछेगा तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन जो होता है, ओजोन की सांद्रता जो होता है किस मंडल में पाई जाती है? वही मंडल के ताप को ये समताप मंडल में पाई जाती है।
और ओजोन पूछेगा कि किसका अप्रूफ है, तो ओजोन आपको ऑक्सीजन का अप्रूफ है। और इसका कार्य क्या है, तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है उसको यह अवशोषित करता है। ओजोन की सांद्रता जो मापने की इकाई है वो क्या है, तो आपको डॉप्सन है। ओजोन का उपयोग किस लिए किया जाता है पूछेगा, तो कीटाणु रहित जल को कीटाणु रहित करने के लिए ओजोन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, तापमान में कितना वृद्धि के साथ सांद्रता जो होता है, प्रतिक्रिया की सांद्रता वो दुगनी हो जाती है। तो आपको 10 डिग्री तापमान वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की जो स्थिरांक होती है वह दुगनी हो जाती है। और प्रतिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, तो दो है। एक प्रतिकारकों की प्रकृति और प्रतिकारकों की अवस्था, मतलब किस अवस्था में है। जिसमें ठोस द्रव गैस होता है, और जिसमें जो ठोस होता है वो प्रतिक्रिया धीरे धीरे होता है, और द्रव में प्रतिक्रिया तेजी से होता है, और गैस में प्रतिक्रिया पूछेगा तो इसमें बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एक कोशिका स्वयं को दो भागों में विभाजित करती है। तो आपको बाइनरी विखंडन हो जाएगा। क्या होगा, बाइनरी विखंडन। विखंडन के दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक द्विखंडन होता है जिसे बाइनरी विखंडन कहते हैं, और एक बहुविखंडन होता है जिसे मल्टीपल फिजन कहते हैं। और द्विखंडन में पूछेगा क्या होता है, तो इसमें एकल जनक जो कोशिका होता है वह विकसित होकर अपने आप दो हिस्सों में बंट जाता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है द्विखंडन में, तो अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है और लिस्मैनिया आता है। और एक होता है बहुविखंडन। बहुविखंडन में अलैंगिक प्रजनन होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो जनन कोशिका कई नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित होती है। इसमें क्या आता है, तो आपको प्लाज्मोडियम आता है बहुविखंडन में। और ईस्ट और हाइड्रा जो होता है वो किसके द्वारा जनन करता है, तो आपको मुकुलन द्वारा जनन करता है। ईस्ट और हाइड्रा किसके द्वारा, तो आपको मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में किन दो राज्यों की गृह भूमि है। तो कोरोमंडल तट आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की गृह भूमि है, मतलब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और कोरोमंडल जो तट है वो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, और यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के पूर्वी घाट हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। और मलाबार तट पूछेगा कहाँ स्थित है, तो आपको केरल राज्य में स्थित है, और पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। पूछेगा कि पश्चिम जो तट है उसमें जो दमन से लेकर दीव तक के तट को क्या कहा जाता है, तो गुजरात तट कहा जाता है। और दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है। और गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक जो तट है उसको कन्नड़ तट कहा जाता है। और मंगलोर से लेके जो कन्याकुमारी तक का तट है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तब मलाबार तट के नाम से जाना जाता है। पूछेगा क्वेश्चन कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु कहाँ है, तो आपको नीलगिरी पहाड़ी पर हो जाएगा। और नीलगिरी पहाड़ी पर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो आपको पूछेगा तो यह टोटा जनजाति जो नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया, तो GSLV Mk3 का प्रयोग किया था चंद्रयान 2 में। और चंद्रयान 1 में पूछेगा तब PSLV C11 का। और हाल ही में जो 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, चंद्रयान 2 का 2 कॉपी, तो इसमें कौन हुआ था, LMV3M4 हुआ था। इसी में देखेंगे, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार किसकी व्यवस्था की थी, तो प्रांतीय स्वायत्त की व्यवस्था की थी। मतलब प्रांतीय स्वायत्त की जो व्यवस्था हुआ था वो किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1935 के अधिनियम के तहत। पूछेगा कि भारत शासन अधिनियम के एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार स्थापना करने का प्रयास किया गया था। और जो द्वैध शासन लागू हुआ था यह भी इसके तहत ही लागू हुआ था, 1935 के एक्ट के तहत ही लागू हुआ था। और इसके तहत संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई थी 1935 के एक्ट के तहत।
और पूछेगा कि बर्मा को जो अलग किया गया था वो किस एक्ट के तहत, तो 1935 के एक्ट के तहत ही किया गया था। और 1900 पूछेगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, तो आपको जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री प्रथम थे, उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। अब इस अधिनियम में 1935 का अधिनियम में कुल कितनी धारा थी, तो 321 धारा थी। और अनुसूचियां पूछेगा कितनी थी, तो 10 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है, तो संयुक्त निरीक्षण इकाई जो है बाहरी निरीक्षण इकाई है। और संयुक्त निरीक्षण एक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1976 में। और इसका कार्य क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों में समन्वय स्थापित करना इसका कार्य है। और इसका मुख्यालय पूछेगा कहाँ है, तब इसका मुख्यालय आपको जिनेवा में हो जाएगा। संयुक्त निरीक्षण इकाई का स्थापना 1976 में। देख देंगे, किस राजा ने कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया, तो आपको कनिष्क ने किया था। और पूछेगा कि कनिष्क जो थे यह कुषाण वंश के, पूछेगा कुषाण वंश के महानतम शासक प्रतापी कौन थे, तो कनिष्क थे। और पूछेगा कि शक संवत 78 ईस्वी में किसने चलाया था, तो यह कनिष्क ने ही चलाया था। और पूछेगा कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो यह कुजुल कड़फिसस था। और जो ये बौद्ध संगतियाँ हुई, इसमें बौद्ध संगतियाँ कितनी हुई, तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई। प्रथम हुआ था 483 ईसा पूर्व, द्वितीय हुआ था 383 ईसा पूर्व, तृतीय हुआ था 250 से 255 ईसा पूर्व, और चतुर्थ हुआ था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और पूछेगा कि ये चारों का स्थान कहाँ कहाँ है, तो पहला हुआ था राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा होगा पाटलिपुत्र, और चौथा होगा कश्मीर। और इसका इस समय जो शासक थे वो कौन थे, तो पहला में थे अजातशत्रु, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक, और चौथा में कनिष्क थे। कौन कौन, तब पहला में अजातशत्रु, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक, चौथा में कनिष्क थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है, तो अरावली के पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान स्थित है, जिसका नाम क्या है, तो थार है। उसी को पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। और अरावली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। अरावली क्या है, तो उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। यह राजस्थान के पूर्वोत्तर क्षेत्र से दिल्ली के दक्षिणी हिस्से तक फैली है। कहाँ से कहाँ तक, तो राजस्थान के पूर्वोत्तर क्षेत्र से दिल्ली के दक्षिणी हिस्से तक फैली है। पूछेगा कि भारत में विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन है, तो यह अरावली है। और अरावली का पूछेगा कि सबसे ऊंचा शिखर, तो गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। और गुरु शिखर किससे संबंधित है, तो माउंट आबू संबंधित है। माउंट आबू मतलब राजस्थान में है। वही माउंट आबू का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, तो गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। और पूछेगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रा कौन कौन है, तो इसका प्रमुख दर्रा है देसूरी नाल, हाथी दर्रा, परवेलिया दर्रा, शिवपुर घाट, सोमेश्वर नाल दर्रा है। और अरावली पर्वत जो है राजस्थान को कैसे बांटती है, तो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है, तो 21 जून को आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है। पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहली बार शुरुआत कब हुई थी, तो 21 जून 2015 को शुरुआत हुई थी। और यह भारत के कहने पर ही शुरुआत हुई थी। और पूछेगा कि हाल ही में 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था, तब वसुधैव कुटुंबकम के साथ योग। और वसुधैव कुटुंबकम जो G20 समिट हुआ, उसका भी आपको थीम था। और इसी में देखेंगे, पूछेगा कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस।
और विश्व पशु दिवस पूछेगा कब, तो 4 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो आपको खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार ने ही 1929 में खुदाई खिदमतगार नाम से एक संगठन की स्थापना की थी, जिसका एक दल था। उस दल का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती नाम था। और पूछेगा कि इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1987 में दिया गया था, जो एकमात्र विदेशी है जो इनको भारत रत्न दिया गया। और इनका पुस्तक का स्मरण ग्रंथ कौन है? तो माई लाइफ एंड स्ट्रगल है, जो 1969 में प्रकाशित हुआ था। पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बदरुद्दीन तैयबजी थे। और कब अध्यक्षता किए थे? तो 1887 में मद्रास में अध्यक्षता किए थे। और मौलाना अब्दुल कलाम जो आज़ाद थे, वो भारत के सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के बने थे। और इन्होंने कब अध्यक्षता की थी? तो दिल्ली 1923 में मौलाना आज़ाद ने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा शीत मरुस्थल है? तो आपको पेंटागोनिया जो है शीत मरुस्थल है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यह शीत मरुस्थल है। और अमेरिका का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन? पेंटागोनिया। और दक्षिणी अर्जेंटीना के पेंटागोनिया क्षेत्र के पश्चिमी में इसकी सीमा किससे लगती है? तो एंडीज पर्वतमाला से लगती है। और पूर्वी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। और पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय मरुस्थल कौन है? तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा। सबसे बड़ा ध्रुवीय मरुस्थल सहारा मरुस्थल। और दक्षिण अमेरिका में पूछेगा कि अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है? तो दक्षिण अमेरिका में सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल है, यह चिली में स्थित है। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछेगा तो आपको थार मरुस्थल हो जाएगा दक्षिण एशिया का। और एशिया का पूछेगा तो मंगोलिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा है? तो गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी का नारा है। और इन्होंने कब दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। और इस नारे का प्रयोग कब किया गया था? तब 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और पूछेगा कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में कब से कब तक था? तो 1966 से लेकर 1977 तक लगातार 3 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रही। और उसके बाद चौथी बार भी बनी थी कब? तो 1980 से लेकर 1984 तक बनी थी। नेक्स्ट देखेंगे, पोंगल पक्षी गणना किस राज्य में शुरू हुई? तो पोंगल पक्षी गणना आपको तमिलनाडु में शुरू हुई। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और इसके पूछेगा कि अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी के अध्यक्ष आपको वित्त मंत्री होते हैं। और जीएसटी में पूछेगा कितने स्लैब है? तो जीएसटी में 4 स्लैब है। कितना? तो 5, 12, 18 और 28 है। और जीएसटी में कितने प्रकार का टैक्स है? तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी है। नेक्स्ट देखेंगे, एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा आपको धारापुरी द्वीप में स्थित है। कहाँ है? तो धारापुरी द्वीप में स्थित है। और एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है? तो धारापुरी द्वीप में मुंबई से 7 मील दूर उसके उत्तर पूर्व में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है, जिस द्वीप का नाम है धारापुरी द्वीप है। और पुर्तगालियों ने इसे एलिफेंटा नाम दिया था। धारापुरी द्वीप को पुर्तगालियों ने क्या नाम दिया था? तो एलिफेंटा। और पूछेगा कि माजुली जो द्वीप है वो कहाँ स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है आपको असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में एक बड़ा नदी द्वीप है, जो यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और हैवलॉक द्वीप पूछेगा कहाँ है? तो यह अंडमान निकोबार में द्वीप
हैवलॉक द्वीप स्थित है। और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल कर क्या किया गया है, तो स्वराज द्वीप कर दिया गया है। और उसी में है एक रॉस द्वीप, रॉस द्वीप का नाम बदल कर क्या किया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। और एक नील द्वीप है जिसका नाम बदलकर शहीद द्वीप किया गया है। नील द्वीप का शहीद दिवस शहीद द्वीप, और रॉस द्वीप का सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और एक हैवलॉक द्वीप जिसका नाम स्वराज द्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में डॉट डॉट संबंध गतिविधियों हेतु ऋण में संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की किसकी है, तो कृषि ऋण की है। किसकी है, तो कृषि ऋण। भारत में कृषि और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है। पूछेगा कि सबसे बड़ा कृषि विकास बैंक कौन है, तो आपको नाबार्ड हो जाएगा। और पूछेगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। और नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछेगा तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा कौन है, तो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष जो है साजी केवी हैं। कौन है, साजी केवी। नेक्स्ट देखेंगे, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था, तो आपको अवध साम्राज्य को चेरी कहा था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा कि 1851 में बोला था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में गिरेगा। और 5 साल बाद 1956 में अवध रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित किया गया था। कब, तो 1856 में। और 1857 का जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसमें अवध से किसने किया था नेतृत्व, तो आपको बेगम हजरत महल ने किया था। और हजरत महल को किस नाम से जाना जाता है, तो महक परी के नाम से जाना जाता है। और अवध को अपनाया गया था अंग्रेजों द्वारा कैसे, तो कुशासन का आरोप लगा के। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था, तो 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। और जॉर्ज फर्नांडिस जो थे सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तथा रेलवे मजदूर संगठन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के भी अध्यक्ष थे। इन्होंने लगातार लगभग 20 दिनों तक हड़ताल किया था। हड़ताल के मुद्दे थे रेल कर्मचारी को न्यूनतम बोनस देना था। और उस वक्त पूछेगा कि रेल मंत्री कौन थे 1974 में, तो आपको ललित नारायण मिश्र थे। कौन थे, तो ललित नारायण मिश्र। और 1979 में चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्रित्व वाली सरकार ने रेल मजदूरों के बोनस सिद्धांत को स्वीकार किया था। किसने कब स्वीकार किया गया था, तो रेल मजदूरों के बोनस, तो 1979 में जो चौधरी चरण सिंह की प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। नेक्स्ट देखेंगे, पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के बीच कब चली, तो आपको 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक, तो बॉम्बे से ठाणे के बीच। कब, 16 अप्रैल 1853 को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से बॉम्बे के बीच वर्तमान नाम है। और कितना चली थी, तो 34 किलोमीटर। और कुल इसमें कोच कितने थे, मतलब डिब्बे, तो 14 डिब्बे थी। और इसका जो देख रेख का जिम्मा किसको दिया गया था, तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के हाथों में दिया गया था, जिसका मुख्यालय अभी मुंबई के बोरी बंदर में है। और इस ट्रेन को चलाने के लिए कितने भाप इंजन मंगवाए गए थे, तो 3। कौन कौन, तो आपको उसका नाम था सुल्तान, सिंधु और साहिब था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन लंदन के पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था लंदन के पहले और तीसरे दोनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और दूसरे में कांग्रेस की ओर से कौन भाग लिए थे, तो महात्मा गांधी भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में और महात्मा गांधी के साथ कौन कौन भाग लिए थे, तो एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय। और तृतीय में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था। और यह कब कब हुआ था, तो 30, 31, 32 में हुआ था, 1930, 1931 और 1932। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ये आपको एक ही क्वेश्चन 2 बार दे दिया है। और ये माजुली
जो द्वीप है यह असम के जोरहट से लगभग कितना दूर है, तो 200 किलोमीटर दूर है। और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कब घोषित किया गया था, तो 1 सितंबर 2016 को घोषित किया गया था। और यहाँ पर कौन कौन जनजातियाँ पाई जाती है, तब मिसिंग, देवरी, सोनोवाल, कछारी पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम 100 वर्षों में अस्तित्व में है वो क्या कहलाते हैं, तब प्राचीन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है, तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और हाल ही में कुछ बैंकों का विलय हो गया है, जिसके विलय के बाद भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या अब 12 रह गई है। और अभी जो हाल ही में CISF का मिनिस्ट्रियल जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें इसमें 2 बैंकों का क्वेश्चन पूछा था जो मर्ज हुआ है। एक था जो पूछा था कि पंजाब नेशनल बैंक में कौन कौन बैंकों का विलय हुआ है, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है। तो पूछा था क्वेश्चन कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में हुआ है, तो आपको पंजाब में, और ओरिएंटल बैंक का विलय, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब में। और एक और हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन बैंकों का विलय हुआ है, तो देना बैंक और विजया बैंक का। और केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछा था, एक विजया बैंक का और एक बैंक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का क्वेश्चन पूछा था कि किसमें विलय हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, फिलीपींस के मनीला में स्थित है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में 21 सदस्यों के साथ हुई थी। लेकिन इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो आपको 68 सदस्य हैं। और इसमें सबसे बड़ा शेयर धारक पूछेगा कौन है, तो जापान और अमेरिका है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा तो मात्सुगु असाकावा जापान के हैं और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। नेक्स्ट देखेंगे, ऊँटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यह इस धारणा से लिया गया है, तो किससे, तो ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, इसीलिए इनको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊँट जो होता है किस वंश के अंतर्गत आता है, तो ऊँट कैमुलस वंश के अंतर्गत आते हैं, जो खुरधारी जीव हैं। और यह एक स्तनधारी जीव है। जो ऊँट रेतीले तपते मैदानों में कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। और रेगिस्तान का भारत में सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो जैसलमेर में। पूछेगा कि भारत में जो रेगिस्तान है उसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो जैसलमेर में स्थित है। और मरु उत्सव पूछेगा कहाँ मनाया जाता है, तो मरु उत्सव आपको जैसलमेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री कौन थे, तब BK कृष्ण मेनन थे, जो यह रक्षा मंत्री थे। और उसके प्रधानमंत्री कौन थे, तो नेहरू जी थे, जिन्होंने कौन नारा दिया था, तो हिंदी चीनी भाई भाई। और 1965 में पूछिएगा किसके बीच युद्ध हुआ था, तो भारत पाक के बीच युद्ध हुआ। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। और नेक्स्ट देखेंगे, प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाता है, तो संगाई उत्सव मणिपुर द्वारा आयोजित किया जाता है। और कुछ और पर्व देख लेंगे, त्रिपुरा में कौन कौन मनाया जाता है, तो खर्ची पूजा, लाई हरोपा। मिजोरम में चपचारकूट, नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव और मुआसू, असम में अम्बुबाची मेला और बिहू, पश्चिम बंगाल में बसंत उत्सव, केरल में ओणम, कर्नाटक में उगादी, तमिलनाडु में पोंगल, उड़ीसा में नुआखाई। कौन कौन, त्रिपुरा में खर्ची पूजा और लाई हरोबा, मिजोरम में चपचारकूट, नागालैंड में हॉर्नबिल और मुआसू, असम में अम्बुबाची मेला और बिहू, पश्चिम बंगाल में बसंत उत्सव, केरल में ओणम, कर्नाटक में उगादी, तमिलनाडु में पोंगल, उड़ीसा में नुआखाई।
ख़त्म हो गया दोस्तों अब क्वेश्चन। और नेक्स्ट सेट अगले दिन आएगा। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कराते रहिए। और कोई भी वीडियो में कमी हो तो हमें कमेंट करिए, हम सुधार करते रहेंगे। अभी नए नए हैं। थैंक यू दोस्तों।